जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस के हवाले से काम किया, और वो नंबर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा जो शो करेंगे कि उन काविशों का, उन हिकमत अमली का किस तरीके से सिंध की आवाम को फ़ायदा हुआ। और चूंकि बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो किया, तो वो मुस्बित असरात हमें सारे पाकिस्तान में फिर देखने को मिलते हैं। मैंने एक टेबल तैयार किया है, ये मुसद्दिका फिगर्स हैं जो कि सरकारी सतह पर अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी पहली जो स्लाइड है इस पर देखते हैं, तो सूबा सिंध में 21 जुलाई 2020 तक 1,13,553 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे बड़ा नंबर है, 1,13,000 का। पंजाब में 90,444 और खैबर पख्तूनख्वा में 32,243। अब ये जब नंबर्स के ऊपर बात होती है, तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के, जो तर्जुमान हैं, वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले गोश गुजार करना चाहूँगा कि सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को प्रोएक्टिव अंदाज से, टैग ट्रेसिंग को बेहतरीन तरीके से किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है कि जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके जो माजी में कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, रिसेंट कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, उन सब के टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाया। और सूबा सिंध के अंदर अब तक 4,49,917 टेस्ट हुए हैं, 4,49,917 टेस्ट। और पंजाब, जिसकी आबादी सिंध से 2.5 गुना ज़्यादा है, हमारी 48 मिलियन की पॉपुलेशन है, पंजाब की तकरीबन 110 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसने 4,56,000 टेस्ट किए, यानी कि 6,000 टेस्ट सिंध हुकूमत से सिर्फ ज़्यादा किए हैं। नतीजा क्या है कि टेस्ट पर मिलियन का जब आप तनासुब देखते हैं, तो सूबा सिंध में 13,574 टेस्ट पर मिलियन लोगों के किए गए, और सूबे पंजाब में 5,964 टेस्ट पर मिलियन। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सिंध ने पंजाब के मुकाबले में डबल टेस्टिंग की है। तो नेचुरली जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं रिकवरीज पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी की एफिकेसी इस तरह पता चलती है कि आपके यहाँ क्या तनासुब है लोगों की रिकवरीज का, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट मिल पाती है, आपकी स्ट्रैटेजी का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को तीसरे नंबर पर देखेंगे, तो एक स्लाइड है रिकवरीज की। इसमें सबसे पहले मैं सिंध के बारे में आपको कहना चाहूँगा। सूबा सिंध के अंदर 92,934 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं, 92,934, यानी कि हमारे टोटल पॉजिटिव पेशेंट में से 82% लोग, 82% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं और कोविड से रिकवर कर चुके हैं। अगर आप पंजाब पर नज़र डालते हैं, तो पंजाब में 67,021 लोग सेहतयाब हुए, यानी कि 73%, और खैबर पख्तूनख्वा में 25,367 लोग, यानी कि 79%। यानी कि टेस्ट पर मिलियन में सूबा सिंध सबसे आगे, रिकवरी में सूबा सिंध सबसे आगे। और अगर आप दूसरी स्लाइड देखें, इसी पहली स्लाइड उसी पे चले हैं, पहली वाली पे जी, इसमें अगर आप देखें तो एक स्लाइड है डेथ्स की, जो पाकिस्तान भर में अमवात हुई हैं उसके बारे में। अगर आप उस पर नजर डालें, तो सूबा सिंध में 2019 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो कि परसेंटेज वाइज बनती है 1.78%। 1.78% लोग हैं
जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं कोरोना वायरस से सूबा सिंध में। पंजाब में 2090 लोग, सिंध से ज़्यादा, अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और उनकी परसेंटेज बनती है 2.31%, 2.31%, सूबा सिंध से काफ़ी ज़्यादा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, 2.31% पंजाब की है। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, अल्लाह ताला के नेक बंदों की हुकूमत है, काबिल पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अंदर 1147 अमवात हुई हैं, जो परसेंटेज वाइज बनता है 3.56%, यानी सिंध के मुकाबले में डबल। ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो आज ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद ये कि ये फिगर्स बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं कि जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी थी, जो सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात आए। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग सूबा सिंध की हुकूमत ने की है, सबसे ज़्यादा रिकवरीज सूबा सिंध के अंदर है, और सबसे कम पाकिस्तान में जो अमवात का तनासुब है वो सूबा सिंध के अंदर है। ये शो करता है कि जहाँ जहाँ पेशेंट क्रिटिकल हुआ उसको अस्पताल में जगह मिली, उसको फैसिलिटीज़ मिली, उसको ट्रीट किया गया, और हमने जो कुछ भी अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकते थे वो हमने किया। मैं इसके बाद एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोगों को सिर्फ आगाही फराहम करने के लिए कि एज वाइज क्या ब्रैकेट रहा है लोगों का जो कि कोरोना वायरस से सूबा सिंध के अंदर मुतासिर हुए हैं। और मैं बार बार आप तमाम दोस्तों से जब बात करता था, मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता था कि हमें अपने बुजुर्गों को और बच्चों को घर पर रखने की ज़रूरत है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन है इस वायरस से। हमें इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इनको घरों पर रखना है और ख़ुद भी एहतियात करनी है कहीं ये ना हो हम इनको वायरस ट्रांसमिट करें। तो अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं, ये स्लाइड आपको शो करेगी कि 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से सूबा सिंध में, वो 3269 हैं। 11 से 20 साल के दरमियान 8690 हैं। 21 से 30 साल की उम्र के दरमियान 26,978 लोग हैं। 31 से 40 साल के दरमियान लोगों का तनासुब 27,002 लोग हैं। 41 से 50 19,290 लोग हैं। 51 से 60 14,906 लोग हैं। 61 से 70 6,969 लोग हैं। और 71 से 80 239 हैं। 81 से 90 535 हैं। और 91 से 100 के ब्रैकेट में तकरीबन 58 लोग हैं जो सूबा सिंध के अंदर कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। इसमें जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, डेथ्स जो हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा कि सूबा सिंध में 10 साल से कम उम्र जो अमवात लोगों की हुई है वो 8 अफराद है जिनका इंतकाल हुआ है। 11 से 20 साल के दरमियान अफराद जिनका इंतकाल हुआ है उसकी तादाद 16 है। 21 से 30 साल के दरमियान 57, 50 के दरमियान 286, 51 से 60 के दरमियान 535, 61 से 70 के दरमियान 569, और इस तरह डिफरेंट एज ब्रैकेट्स हैं। जो रिकवरी सूबा सिंध के अंदर हुई है उसकी मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूँगा। 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान 2,943 बच्चे जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 11 से 20 साल के दरमियान 7,316 लोग रिकवर हुए हैं। 21 से 30 साल के दरमियान 23,023 लोग रिकवर हुए हैं। 31 और 40 के दरमियान 22,515 लोग हुए हैं। 41 से 50 लोगों के दरमियान 15,839 लोग हुए हैं। 51 से 60 के दरमियान 12,074 लोग हुए हैं। 61 से 70 के दरमियान 5,474 अफराद रिकवर हुए हैं। इसी तरह मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ख़वातीन और मर्द का ब्रेकअप है।
अभी तक जो हमारे पास कोरोना वायरस के कुल पेशेंट्स आए हैं उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं मेल फीमेल में तो 70.6% मर्द हजरात हैं और 29.4% खवातीन हैं। ये तमाम फिगर्स इस बात को शो करता है कि किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है, एक एक चीज़ को कंसिडर कर रही है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है इसकी रोकथाम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रैटेजी के मुस्बित असरात आज आप सब देख सकते हैं। मैं ये तमाम फिगर्स आज देने का बुनियादी मकसद आप तमाम दोस्तों को ये बताना है और बिलखुसूस अपनी आवाम को मुतला करना है कि हुकूमत के साथ आवाम के कोऑपरेशन की वजह से हम इन चीज़ों को बाकी ममालिक के मुकाबले में कंट्रोल कर पाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सिचुएशन आपको नज़र आती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत नहीं है कि बस कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, जो कि एक तासुर दिया जा रहा है। आज भी गो के तनासुब उन पेशेंट्स का बतदरीज कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी कोरोना वायरस के नए पेशेंट्स पाकिस्तान भर में आ रहे हैं, हमारे सूबा सिंध में आ रहे हैं। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हमें जो एहतियात हमने पिछले 3-4-5 महीने में की है, उसी एहतियात को, उसी ताउन को आगे लेकर चलना है ताकि हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकें। हम जो लोग इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं उनको ट्रीट कर सकें। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सूबा सिंध के अंदर आज भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम्स के जरिए मुफ्त कोरोना वायरस का ये टेस्ट कर रहा है। मैं एक बार फिर तमाम मीडिया के जरिए इस बात पर जोर देना चाहूँगा, अपने शहरियों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं तो फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के जारी करदा नंबर्स हैं उन पर रुजू करें और टेस्ट कराएं। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जाएगा। और अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं, अगर आपको कोई असरात नहीं है, तो आप अपने घरों में रहकर आइसोलेट कर सकते हैं और सेहतयाब हो सकते हैं। जो लोग खुदा न खास्ता सिम्टमेटिक होते हैं, जिनको कोई सांस की तकलीफ है, जिनका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए हमने सिंध के मुख्तलिफ मकामात में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की हैं जहाँ पर मुफ्त इलाज उन तमाम लोगों का किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें एहतियात के दामन को आज भी थामने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जो कि ईद उल अज़हा आने वाली है, हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। जो हुकूमत की जारी करदा SOPs हैं कि बच्चे और बुज़ुर्ग हजरात ना जाएं घरों से बाहर, मैं समझता हूं उनको आज भी फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने अपनाई है, मास्क पहना है, समाजी फासला इख्तियार किया है और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से नहीं निकलें, मैं समझता हूं उसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं कुछ और कानून साजी भी सिंध हुकूमत करने जा रही है और कल काबीना के इजलास में वो कानून साजी काबीना के सामने रखी जाएगी इंशाल्लाह। कल उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, किस तरीके से हम सिंध की आवाम को मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोरोना वायरस के हवाले से वो क्या मंदरजात हैं, क्या कानून साजी है जो हम करने जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। कोरोना वायरस के बाद जो मुनाफ़क़त का और PTI की करप्शन का वायरस तेज़ी से इस मुल्क में फैल रहा है, जो नाअहली का वायरस है जो इस मुल्क में फैल रहा है और हमारी आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत की नाअहली को उजागर किया, मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ को उजागर किया और जो मौजूदा हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स हैं उन पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया। और हम सब बार बार ये कहते हैं, सारी लीडरशिप, बल्कि आप तमाम मीडिया के दोस्त भी कहते हैं कि PTI का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन पिछले 22-23 माह में आप तमाम दोस्तों ने देखा है कि किस तरीके से मुनाफ़क़त की गई है, किस तरीके से हिपोक्रेसी की गई है और अमली एतबार से
एक नहीं दो पाकिस्तान कायम किए गए हैं। एक पाकिस्तान पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, जिसका बार बार इस्तेहसाल किया जा रहा है अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से। एक पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जो तनकीद करता है उसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर उसको बदनाम किया जाता है और नैब फौरी तौर पर इंक्वायरी भी करती है और फिर उनको गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। और आप सब जानते हैं कि तकरीबन तमाम ऑपोजिशन के जो बहुत ही प्रोएक्टिव एक्टिव लीडरान हैं उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन सबको अरेस्ट किया गया, उन सबको हरास किया गया, उन सबको ह्यूमिलिएट किया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही, मैं समझता हूं, तारीखी फैसला कल आया, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो गुजारिश मेरी ये थी कि इन फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। ये डिलिबरेट है, ये लोग खुद करते हैं। ये जो माफियाज इनके आसपास बैठी हुई हैं, उनका मकसद आवाम का इस्तेहसाल करना है और खुद फायदा उठाना है। तो गंदम का एक स्कैंडल आवाम को नुकसान पहुंचा चुका है और दूसरा स्कैंडल इस वक्त आने वाला है। अद्वियात का एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें अद्वियाती कीमतों को बढ़ा दिया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि एक बहुत ही पावरफुल जिम्मेदार वफाकी वजीर जब कोरोना वायरस से मुब्तला हुआ तो उसने खुद स्टेटमेंट दिया, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ जैसे आदमी को दवाई नहीं मिल रही थी। ये हुकूमत के जो दावे हैं उसकी बोल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने यह बात फरमाई थी। ये लोग ऑपोजिशन के ज़माने में पीटीआई बातें करती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स के हवाले से कि पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है जहां पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि गरीब आदमी का इस्तेहसाल किया जा सके। आपने देख लिया कि ये हुकूमत आई, दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतों में बेपनाह कमी की गई। मजबूरन इनको भी कमी करनी पड़ी, लेकिन उस कमी को, उन कम रेट्स को ये इन्फोर्स नहीं करा सके और पाकिस्तान की आवाम उस सस्ते तेल को ढूंढती रही कि पेट्रोल पंप्स में मिल जाए, लेकिन वो तेल नहीं मिला, वो पेट्रोल डीजल नहीं मिला। आखिर में ये हुकूमत जो कि दावा करती है हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बार बार खान साहब कहते हैं वजीर आजम कि जी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, आखिर में एक बार फिर उन्होंने घुटने टेके और आपने नतीजा देख लिया कि कितना तेल के, डीजल के निर्खों में इजाफा किया गया ताकि गरीब आदमी से जो थोड़ी बहुत भी अगर रिलीफ मिलनी थी वो भी रोक दी जाए। और आखिर में मैं चीनी के स्कैंडल पर बात करना चाहूंगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो गालिबन 55 रुपए रेट चीनी का था और जब 2019 के आखिर में 2020 के शुरू में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और तकरीबन 80-82 रुपए की हो गई, तो खान साहब ने नोटिस लिया। उसका खतरनाक नोटिस होता है खान साहब का, जब नोटिस लेते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं, माफिया की नहीं निकलती। माफिया मुस्कुराते कहता है वाह भाई पार्टी होगी अब तो। नोटिस लेते हैं वो और कहते हैं हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नोटिस लिया जाता है और एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद एक शुगर कमीशन कायम किया जाता है, बहुत ही मुफस्सिल रिपोर्ट शुगर स्कैंडल के हवाले से जारी करता है। और जब वो रिपोर्ट जारी होती है तो इनके बहुत सारे तर्जुमान आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखा क्या जबरदस्त आदमी है वजीर आजम, बातें नहीं करता काम करता है। फौरन उसने इंक्वायरी कमीशन को काम दिया और ये रिपोर्ट आ गया और कार्रवाई की जाएगी। क्रेडिट ले रहे थे, रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं थी। तो जब रिपोर्ट का हमने मुताला किया तो हमारी तो चीखें भी निकली और मैं ऑपोजिशन जमात की हैसियत से मैं तो कहता हूं हमारी पार्टी हो गई। जो दस्तावेजात पीपल्स पार्टी के पास या नून लीग के पास या आप सहाफियों के पास या सिंध हुकूमत के पास नहीं होते वो उस रिपोर्ट में आ गए। और अगर उस रिपोर्ट पर आप नजर डालते हैं, उस रिपोर्ट में शुगर कमीशन खुद फरमाता है गालिबन पैराग्राफ 234 में
कि पाकिस्तान में शुगर की कीमतें बढ़ने की एक वजह शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि एक वजह शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला था और इसके बारे में एविडेंस हमने गैदर कर लिया। अगर आप उस रिपोर्ट को फर्दर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किसी शुगर मिल वाले ने तो नहीं किया, आपने, मैंने तो नहीं किया, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने तो नहीं किया। तो पता चलता है कि शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया। वफाकी हुकूमत किसकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन? वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब। काबीना फैसला करती है कि हां जी शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। किसके कहने पर करती है? ईसीसी के कहने पर करती है। ईसीसी किसकी है? मौजूदा हुकूमत की है, उसमें कोई ऑपोजिशन वाला नहीं है, कोई नून लीग का, पीपल्स पार्टी का या किसी और सियासी जमात का कोई रुकन उसके अंदर नहीं है। एक हुकूमत की काबीना की बॉडी है। और ईसीसी ने किसके कहने पर किया? कॉमर्स डिवीजन के कहने पर किया। कॉमर्स डिवीजन का वजीर कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान। मैं आपको वो समरी दिखाना चाहूंगा। ईसीसी जी, ये समरी है। अगर आप तमाम दोस्त इसको देखें, और अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इसलिए हमारे पास नहीं हो सकता था। मैं शुक्रगुजार हूं वफाकी हुकूमत का, मैं शुक्रगुजार हूं शुगर कमीशन का कि इस रिपोर्ट को उन्होंने लगा दिया। इसकी नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। जी जी, इसके नेक्स्ट जी, ये पीछे वाला जी, नहीं ये नहीं, इसके पीछे वाला, और पीछे, और ये देखें ना आप तारीख, ये इसको अगर आप देखें, इसका पैराग्राफ 6, प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एन अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट। कौन कर रहा है? मैं उर्दू में पढ़ देता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर इंचार्ज कॉमर्स ने यह समरी देखी है और अप्रूव की है कि वो ईसीसी में सबमिट की जा सके। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं सवाल पूछने पर हक बजाने हूं कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान से किसी ने कोई पूछगछ की? वो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते थे ना। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब बुला लेती है फौरी तौर पर और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब बुला लेती है। कभी उन्होंने कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखा। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखा, नैब बुला लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। वजीर आला सिंध को आए दिन नैब बुला लेती है। हमारे वुजरा को आए दिन नैब बुला लेती है। हमारे लीडरान को और लोगों को, स्पीकर सिंध असेंबली को बुलाती क्या, अरेस्ट कर लेती है। खुर्शीद शाह साहब, उनको नैब बुलाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज कई हफ्ते गुजर जाने के बाद, महीने गुजर जाने के बाद कोई चार्ज उनके खिलाफ फ्रेम नहीं हुआ, कोई केस उनके खिलाफ प्रॉपर दायर नहीं हुआ। इसी तरह नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जो लीडरान हैं उनकी बात कर लें, शहबाज शरीफ हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ख्वाजा साद रफीक हों, सलमान रफीक साहब हों, फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वादा तो था दो नहीं एक पाकिस्तान का, लेकिन अमली एतबार से एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, खान साहब के लिए, और दूसरा पाकिस्तान है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की आवाम के इश्यूज को उजागर करते हैं, जो कि पार्लियामान में खड़े होकर पाकिस्तान के आवाम की तर्जुमानी करते हैं
और हुकूमत को शर्म हया दिलाने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है? उनके खिलाफ केसेस कायम कर लिए जाते हैं। अरसे दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कहती आई है कि इस मुल्क में हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, परसिक्यूशन होती है। परसिक्यूशन होती है, हरास किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, हमारी लीडरशिप की शोहरत को, उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन्हीं तमाम बातों को जो कि हम अरसे दराज से कहते आए हैं उसके बारे में रोशनी डाल दी है। कह दिया है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हरास करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अरसे दराज से कहते हैं जुर्म साबित करो, कार्रवाई करो। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी ये क्या आप पहले लोगों की इज्जत उछालते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जुर्म कभी साबित नहीं हो पाता। जुर्म साबित करें, कार्रवाई करें। आसिफ अली जरदारी साहब को तो आप फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकते हैं, फरियाल टालपुर साहबा को तो आप फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकते हैं, वजीर आला सिंध को आप कराची से इस्लामाबाद बुला सकते हैं कोरोना के दौर में, लेकिन वजीर आजम को आप बनी गाला से, वजीर आजम हाउस से नैब के ऑफिस नहीं बुला सकते? क्या वजीर आजम कानून से बालातर हैं? और ये वो वजीर आजम है जो कि आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। तो ये तमाम चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि जितने स्कैंडल्स करप्शन रिलेटेड इस मौजूदा हुकूमत के दौरान आए हैं वो सबके सामने। केई के बारे में, कराची इलेक्ट्रिक के बारे में जो मुनाफकत थी इनकी कि एक तरफ इनकी सियासी जमात कराची में एहतजाज कर रही है, उस एहतजाज में वफाकी वजीर भी जाता है, गवर्नर भी जाता है, और वही वफाकी हुकूमत, वही वजीर आजम कराची इलेक्ट्रिक के निर्खों में भी इजाफा करती है। ये दोहरा मयार है कि नहीं? एक तरफ कहते हैं हम कराची के हुकूक की तर्जुमानी करेंगे, हम कराची की आवाम के साथ हैं, वो एक उनके वो कोई एमएनए लीडर है, वो नारेबाजी भी करते हैं, वो क्या पोस्टर लगाने का उनको शौक है, वो पोस्टर लगा रहे हैं। जिसको ढूंढ रहे थे तो उनके साथ खड़ा हुआ था, जिनसे उनके गवर्नर, उनके वफाकी वजीर नेगोशिएट कर रहे थे। तो मैं समझता हूं ये जो मुनाफकत है, इनका दोहरा मयार, वो अब बहुत ज्यादा आया हो चुका है। जिस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाते हैं वो अब आया हो चुकी है, और जिस तरीके से ये लोग करप्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से एक आम आदमी का इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो आपके सामने है। मैं आजिज ढामरा साहब और जुल्फ़िकार शाह साहब भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। मैं आखिर में एक और गुजारिश करना चाहूँगा, वो है जो एसेट्स डिक्लेरेशन मुशीरान और मुआवने खुसूसी की जानिब से इशू किए गए हैं। मैं समझता हूँ वो बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं, और बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये डिमांड करना चाहूँगा कि अब इन लोगों को अपना मनी ट्रेल देना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर इन्होंने करोड़ों अरबों की जायदाद बनाई। दूसरा सवाल मैं रेज करना चाहूँगा कि वो लोग जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हैं, जो लोग काबीना में भी बैठते हैं, चाहे वो स्पेशल इनविटेशन पर बैठे हैं, बट बैठते हैं, जिनके पास प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है हुकूमत की, जो फैसले कर रहे हैं, फैसला साजी के प्रोसेस में शामिल हैं, और साइड में बेहतरीन तरीके से कारोबार भी चल रहा है, और कारोबार भी उससे रिलेटेड जिस मिनिस्ट्री के वो मुआवने खुसूसी हैं। मैं समझता हूं ये चीजें नहीं चल सकती, ये गलत है। और तीसरी चीज, वो लोग जिनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी नहीं है, दोहरी शहरियत वाले, जो कि पार्लियामान के मेंबर नहीं हो सकते, जो कि वजीर नहीं बन सकते, उनको खान साहब ने अहम ओहदों पर फाइज किया हुआ है। खान साहब तो खुद फरमाते थे कि जो लोग दूसरे ममालिक की लॉयल्टी रखें वो कैसे पाकिस्तान के साथ लॉयल हो सकते हैं। खान साहब तो अकामे के लिए बात करते थे बहुत बड़ी बड़ी,
यहां तो माशाल्लाह रेजिडेंसी भी आ गई है, नेशनैलिटी भी आ गई है। तो ये दोहरा मयार कैसे चल सकता है? तो मैं जोर देना चाहूंगा इन 3 चीजों के ऊपर कि ये लोग अपनी मनी ट्रेल प्रोवाइड करें। बहुत जरूरी है कि कैसे ये करोड़ों अरबों की जायदादें बाहर गईं, कैसे उन्होंने वो पैसा कमाया। मैं किसी का देख रहा था कि कोई साहब लेक्चरार होते थे, तो उनका जो यूनिवर्सिटी का अकाउंट था उसमें 4,000 रुपए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो दस्तावेजात कहते हैं, लेकिन माशाल्लाह दूसरे अकाउंट जो हैं वो भी। अच्छा, एक और चीज़, मतलब माशाल्लाह सबकी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये आप ज़रा देखें दोहरा मयार। आपसे मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और एक साहब जो कि दोहरी शहरियत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो फैसला करते हैं कि पीटीडीसी के मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाए। वो फैसला करते हैं कि पीटीडीसी में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर को ये तमाम चीज़ें दे देंगे, लोगों को फारिग कर दिया जाए। और जब कोई उनसे सवाल पूछता है तो सवाल का उनके पास जवाब नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये जो मुनाफकत है ये नहीं चल सकती। अब ये जो दोहरा मयार है नहीं चल सकता। और ये जो सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेस किए गए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बार बार रेस करती रही है, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इन सवालात का जवाब मिले। मुझे पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते ही कुछ तर्जुमान हैं जिनका एक साइक्लो स्टाइल जवाब है, वो जवाब आ जाएगा, शायद आ भी चुका होगा, वो उनका बना हुआ होता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो सियासी बात मैंने नहीं की, जो मैंने सवालात उठाए, उन सवालात का अगर जवाब मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि सही मानों में आवाम समझ सके कि कौन उनके साथ सिंसियरली काम करे और कौन मुनाफकत करे। आजिज ढामरा साहब बात करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इतनी तफसीली बात जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने की है, तो मुझे खान साहब का वो एक फ़िक्रा याद आ गया है कि पाकिस्तानी कौम को वो बार बार कहते थे कि घबराना नहीं है। तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से उससे पूछना चाहता हूँ कि आपकी खान साहब इतनी नालायकियाँ, इतनी मुनाफकाना पॉलिसी, इतनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बावजूद भी अब अगर कौम आपसे घबराए नहीं तो क्या खुदकशी कर ले? क्योंकि अब तो कौम के पास और कोई चारा नहीं रहा कि आपके इन तमाम आमालों के बाद अगर घबराए नहीं तो खुदकशी कर ले। और दूसरी बात कि सिंध में अभी कोविड के हवाले से भी बात हुई, उससे पहले भी तफसीलन सिंध गवर्नमेंट आपको ये बता चुकी है कि सिंध में हेल्थ सेक्टर में फ्री ऑफ कास्ट जो इलाज होते हैं, हमारे कार्डियो का इलाज है, ट्रांसप्लांट का इलाज है, उसकी तफसीलात आपके पास पहले भी सिंध गवर्नमेंट शेयर कर चुकी है। मैं एक मज़ीद उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि अब पीटीआई जो है वो 2 रुखों में उसको देखा जाता है। एक कहते हैं कि नज़रियाती पीटीआई है जो प्रेस क्लब कराची के सामने बैनर लगा के बैठी हुई है, अपने ही रहनुमाओं से मुतालबा करती है कि हमें पुरानी पीटीआई वापस कर दो, और एक नफ्सियाती पीटीआई है। अब वो नज़रियाती पीटीआई और नफ्सियाती पीटीआई के लिए मेरा कहना है कि सिंध गवर्नमेंट के पास एक और भी इंस्टीट्यूट है इलाज के हवाले से, वो हैदराबाद गिद्दू चौक पे मौजूद है। अच्छा, उसमें भी मैं ऑफर करना चाहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि खान साहब अगर पूरे मुल्क में इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है आपके पास, तो सिंध गवर्नमेंट के पास गिद्दू चौक हैदराबाद में मौजूद है। आप भी आए, आपकी तमाम काबीना भी आए, बाकी सूबों की काबीना भी आए, और सारी नफ्सियाती पीटीआई जो शाम को टॉक शो में बैठ जाती है, उन सब का फ्री ऑफ कास्ट हम टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें कोई डिक्लेयर हुआ कोई मरीज, तो उनका इलाज भी फ्री ऑफ कास्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। ये हम ऑफर करने के लिए तैयार हैं कि ये इंस्टीट्यूट भी हमारे पास मौजूद है। ड्यूल उसका भी इलाज सिंध गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है ना, इतनी बड़ी तफसीली बात की है हमने। अच्छा, दूसरी बात, अभी ड्यूल नेशनल के हवाले से बात हुई कि काबीना अलग कैसे हो सकती है पार्लियामेंट से? काबीना तो है ही पार्लियामेंट का हिस्सा। अगर वो ड्यूल नेशनल अक्कामा पे अगर आप हंगामा करते हैं कि किसी को ये इजाजत नहीं है कि कोई पाकिस्तानी वजीर, काबीना का वजीर जो है वो दूसरे मुल्क का अक्कामा रख सके, तो ये जायज है। दूसरों का अक्कामा हराम, आपकी ड्यूल नेशनलिटी हिलाल। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो इंटरेस्ट है सिर्फ बिजनेस के नहीं,
दूसरे मुल्कों से जुड़े हुए इंटरेस्ट वाले लोग अगर एटमी मुल्क पाकिस्तान की काबीना के मेंबर हैं, मैं अगेन कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर गैर मामूली मुल्क नहीं है, एटमी मुल्क है। और उस एटमी मुल्क की काबीना के अंदर उस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल शाम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर पाकिस्तान से चले जाएं कोई डॉक्यूमेंट्स लेके, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं छोटी छोटी बातों पे सवाल नहीं कर रहा खान आपसे, मैं तो कहता हूं कि एटमी मुल्क के नाते, मैं पाकिस्तानी की हैसियत के नाते आपसे यह सवाल करना चाहता हूं। आप हमें पता है कि एक एटीएम मशीन नाराज है तो दूसरी एटीएम मशीन आपको चाहिए। आप एटीएम मशीनों के बगैर नहीं चल सकते, जिस तरह कोई बैसाखी के बगैर नहीं चल सकता। और हमें यह मालूम है कि ये एटीएम मशीन साहब की बैसाखियां हैं, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसकी सरबराही एक नाहल वजीर आजम कर रहे हैं, जिसने साबित किया है अपने आप को नाहल। कलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस आ गया और वो ऑर्डिनेंस आपने इस तरह चोरी छुपे कर दिया, पार्लियामेंट इन सेशन थी, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्या इंटरेस्ट थे आपके वो अपनी जगह। मगर इंडिया ने क्या किया, उनको उनके एटीट्यूड से तो ये पता चला कि उनको तो जरूरत ही नहीं थी इस ऑर्डिनेंस की। तो मैं इस पे ज्यादा काफी देर हो चुकी है, डीप में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम के सामने आपकी तवज्जो से कि क्या ये अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर होता, हमारी गवर्नमेंट अगर ये ऑर्डिनेंस लाती, तो अब तक हमारे ऊपर गद्दारी के इल्जामात लग चुके होते और भुगत चुके होते उसकी सजा इन 3-4 दिनों के अंदर हम। तो लिहाजा इन दोनों चीजों को मिक्स करके मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला और दूसरा आप जो है वो ड्यूल नेशनल को एटमी मुल्क की काबीना में बिठाए बैठे हैं। तो लिहाजा आपको हम इस मुल्क की मौजूदा पीटीआई सरकार को सिक्योरिटी रिस्क करार न दें तो और क्या दें। हम समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, अमलन बन चुके हैं। बाकी चीजों पे मुर्तजा आप साहब ने बातें की हैं, हेल्थ के हवाले से की हैं, करप्शन के हवाले से की हैं, और इनकी जो दादली नेब है, अब जो रिमार्क्स आए हैं कोर्ट के, अब तो नेब का इदारा बंद होना चाहिए। ये ढोंग है। और हमें पता है कि चेयरमैन नेब किस तरह ब्लैकमेल है, क्योंकि एक सिर्फ वीडियो आई है, 4-5 वीडियो अभी भी हुक्मरानों की वास्कट की जेबों में पड़ी हुई हैं। इसलिए हमें पता है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ। तो ये मुतालबात हैं हमारे। एक तो अगर इलाज करने आए तो गिद्दू चौक पे हमारा इंस्टीट्यूट हाजिर है, और दूसरी बात पाकिस्तानी कौम इस बात का नोटिस ले कि ये हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क हैं। और आखिरी बात कहते हुए मैं ख़त्म करूंगा कि हमें मालूम है कि ये हमारी बात जो मैं कह रहा हूं कि इसको मीडिया के अंदर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर है उसका भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि हमारे लोगों का चलते हुए प्रोग्राम में म्यूट किया जाता है उसकी आवाज को। कल क्या हुआ परवेज शाह खान से, सईद गनी साहब से क्या हुआ, उनकी आवाज को म्यूट किया गया। अब ऑन एयर जब प्रोग्राम आपका लाइव जाता है उसमें भी अगर हमें बात करने की इजाजत ना हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस जमहूरी दौर के अंदर लाइव टॉक शोज के अंदर हमारे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, मगर ये आवाज रुकेगी नहीं, दबेगी नहीं। बड़ी मेहरबानी। जुल्फिकार शाह साहब जरा बात करेंगे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें तो तकरीबन मुर्तज़ा वहाब साहब और अपना आजिज़ धामरा साहब कर चुके हैं, पर एक बहुत ज़रूरी एक मसला इस वक्त पूरे सिंध में चल रहा है, वो है बिजली का। और बिजली का इतना बड़ा डाउनफॉल है हमारे पास, यहाँ कराची में तो है ही है, आप देख रहे हैं, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, घोटकी, काफ़ी जगहों पे ये इशू चल रहा है। मुझे कहने का ये मकसद ये है कि अपना आजकल हमारे ज़िले सिर्फ मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में, जो आसपास का हमारे जो 2 डिवीज़न्स हैं, इनमें 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। और हमेशा मैं देखता था कि खान साहब जब ये धरना उन्होंने लगाया हुआ था कंटेनर पे चढ़ के, वो हमेशा एक बिल दिखाते थे कि जी बिल मेरे पास, ये मेरे हाथ में है और किसी को बिल देने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल फाड़ दें। आज उनकी हुकूमत है और आज उनकी हुकूमत है और
हमारे पास 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और ट्रांसफार्मर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। अगर मोहल्ला है उनका एक, जैसे मेरे ज़िले में मीरपुर खास शहर में 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और ट्रांसफार्मर बनता है और वापडा वाले आते हैं वहाँ कलेक्शन करते हैं, जो उनको खुद बनाना है, जो बिल की सूरत में वो पैसे ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, बनवाते हैं अपने प्राइवेट वेंडर से और उसके बाद वो लोग पैसे देते हैं। वो ट्रांसफार्मर लगता है 1 हफ्ता नहीं चलता, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो लोगों के सरापा एहतजाज होते जा रहे हैं, छोटे छोटे एहतजाज होते होते कल मेरे ज़िले में मीरपुर खास में एहतजाज बहुत हुआ है। हमने भी एहतजाज की वहाँ कॉल दी है। मैं हैदराबाद में देखता हूँ, उन्होंने भी कॉल दी है। आजिज़ धामरा साहब ने भी उस दिन किया हुआ है। मुख्तलिफ सोशल सिविल सोसाइटी जो वहाँ के अंजुमन ताजरान हैं, काफ़ी फैक्ट्री मालकान हैं, पूरे सिंध में बहुत परेशान हैं बिजली की लोड शेडिंग से। खुदारा मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत को, एक तो आप देखते हैं कि कोविड के पेशेंट भी काफ़ी आइसोलेट अपने घरों में हुए हैं और उसके अलावा तकरीबन नहीं भी नहीं, मैं समझता हूं कि जो शहरों को छोड़ के इंटीरियर, जैसे हमारा तकरीबन ज़रात पे सारा है, ट्यूबवेल्स चलते हैं और वो ट्यूबवेल्स भी ये अपना इस लोड शेडिंग की वजह से जो लोगों के पानी की जो बारी आती है, वहाँ वारे होते हैं हम कहते हैं, वो भी उन तक नहीं पहुँचते। उनकी ज़मींदारी भी सही तरीके से नहीं हो रही। खुदारा मैं इस चीज़ पे वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को कहूँगा कि होश के नाखून ले, खुद ही कहते थे। और आज जैसे इन्होंने नैब की बात की, अगर मैं कहता हूँ नैब सिर्फ इनके लाइन मैनों को ही चेक करे तो वो भी अरबोंपति निकलेंगे। तो लिहाजा यही मुझे बात करनी थी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी सर। देखिए, मैं समझता हूँ अब ओनस जो है वो नैब के ऊपर है। चूँकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुराद सईद के हवाले से, इस ट्रांजैक्शन के हवाले से जो कंप्लेन है वो नैब को दर्ज कर चुकी है और माजी में इसी तरह की कंप्लेनें जब हमारी हुकूमत थी तो दर्ज होती थी और फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाती थी, जिसमें हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब के ख़िलाफ़ इसी तरह की कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। तो मैं समझता हूँ ओनस अब नैब के ऊपर है, चेयरमैन नैब के ऊपर है कि फौरी तौर पर ये इंक्वायरी स्टार्ट हो उसके ऊपर। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए इनका मयार है कि फौरी तौर पर वारंट इशू हो जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और इंसाफ सही मानों में मुराद सईद की इस जो मुबैना करप्शन है। मैं देखें, अभी भी मैं एहतियात करके बात कर रहा हूँ। इनका कोई लीडर होता है कहता है करप्शन, मैं कहा मुबैना करप्शन। ये है डिफरेंस एक जेन्युइन सियासी जमात में और पीटीआई में, कि इल्ज़ाम लगाओ तो थोड़ा सोच समझ के देख के लगाओ। इल्ज़ाम है ना, मुबैना है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जिस तरह तहकीकात का मयार ऑपोजिशन जमातों के लिए है, वही मयार जो है मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए भी होना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ मालम जब्बा के ऊपर भी जोर देना चाहूँगा, पेशावर बीआरटी के ऊपर भी जोर देना चाहूँगा कि उनकी इंक्वायरी क्यों कल्मिनेट नहीं हो रही इनटू केसेस, क्या प्रेशर्स हैं, क्या परेशानी है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी नैब को जवाब देना चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान या किसी भी रियासत की जो जेन्युइन मुहाफ़िज़ होती है वो आवाम होती है और आवाम को इंगेज करने का प्रोसेस ही ये है कि आवाम को आप बता रहे हैं, आवाम को समझा रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग जिनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो लोग आज बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में। तो जब आवाम साथ खड़ी होगी, जब आवाम ये मुतालबा करेगी, तो मैं समझता हूँ ये नाकाम निकम्मी हुकूमत वैसे भी चल नहीं पाएगी। जी, ये करके मैं आ रहा हूँ संजय तुम्हारा। ये ऑर्डिनेंस उसूलन तो आना नहीं चाहिए था जब पार्लियामेंट इन सेशन था और पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। इनको फौरी तौर पर कानूनी एतबार से उसको टेबल करने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी हर जगह पर जहाँ कहीं भी ये गैर कानूनी काम करते हैं, जहाँ कहीं पर भी ये गैर पार्लियामानी गैर आइनी काम करते हैं, पीपल्स पार्टी उस इशू को उजागर करती है, चाहे वो प्रेस के ज़रिए हो, चाहे वो पब्लिक के ज़रिए हो, चाहे वो पार्लियामान में प्रोटेस्ट हो। जी संजय, ये करके मैं उधर आ रहा हूँ। जी
मुझे इसकी एग्जैक्ट इस वक्त तफसीलात मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ मतीउल्लाह जान साहब क्या कोई भी शख्स हो, अगर वो मौजूद ना हो या उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस डिटेन किया जाता है, वो गलत है, कंडेमेबल है, उसको नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको पहले चेक कर लूँ, उसके बाद मैं अपना डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊँगा। लेकिन मैं जनरली ये समझता हूँ कि जो चीज़ हो इस मुल्क के अंदर वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये करके आपके पास जी अच्छा, एक देखें इसमें थोड़ा सा आपका सवाल बिल्कुल ये जेन्युइन है, बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं समझता हूँ यहीं पे हमें समझ इंसाफ नहीं करा। मैं समझता हूँ अभी भी एक साफ़ी भाई हमारे एंटर हुए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है। यही हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सब सीरियसली ये काम करेंगे, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हुकूमत फैसला करिए, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, ये हम सब की बेहतरी के लिए कर रही है, हम सब के बेहतरीन मफाद में कर रही है। और अगर हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अगर हम सब सही मानों में एहतियात करेंगे, तो सही मानों में हम अपनी भी खिदमत कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों की खिदमत कर पाएंगे। ये करके मानो। देखें, मैंने जो अब तक अमल किया है वफाकी हुकूमत ने, उसके एटीट्यूड के बिहाफ कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो ड्यूल नेशनल हैं, वो आपकी इकोनॉमी के हवाले से भी रिस्क है, वो आपके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से भी रिस्क है, कानूनी लिहाज से भी रिस्क है, और सिक्योरिटी रिस्क लिए कि ये मेरा पाकिस्तान है जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, वो एटमी मुल्क है। क्या गारंटी है कि कल लोग जो ब्रीफ केस भर के चले जाएंगे उसमें क्या इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे? तो मैं अमलन ये बात कर रहा हूँ। ये बताएं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, माशाल्लाह पीपुल्स पार्टी के लिए भी रिसेंटली प्रेस क्लब के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, कारकुनान इकट्ठे किए, सैकड़ों कारकुनान थे, तो वहाँ पर कोई सरकारी पार्टी की हैसियत से क्या ये आपको अच्छा मैसेज देना था मार्केट में कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर आप एहतियात करें, कुछ करें? अच्छा देखिए, ये आपका ये तनकीद बिल्कुल आपकी जायज़ है। लागू होता है सब मैं नहीं, सिर्फ असद उमर साहब थोड़ी थे, गवर्नर साहब भी थे वहाँ, तो वफाकी वज़रा भी थे, MNAs भी थे। फिर आपको याद होगा कि वो मास्क तकसीम करने के लिए गए थे, जिसमें एक साहब ने मास्क का डब्बा भी गायब कर लिया था, उसके अंदर भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो कि समझते हैं ये एक मामूली सा फ्लू है। अब सुमरो साहब, आप तो इस चीज़ से गुजरे हैं, तो आपको पता है तकलीफ़ है क्या। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है तकलीफ़ क्या। मेरे साथ फ़िदा साहब बैठे हैं, ये भी इस तकलीफ़ से गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ हम सबको बजाय इसके कि हम तनकीद करें, हमें एक दूसरे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि तमाम एहतजाज करने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह ताला सेहत देगा, हमको हयाती देगा, तो हम सही मानों में अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे। तो हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई इवेंट करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल मद्देनज़र रख रहे हैं। अगर वज़ीर आला सिंध कोई इवेंट रख रहे हैं तो उसको वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रख रहे हैं। कोई इफ्तिताह करने जाते हैं अगर वज़ीर आला सिंध, वैसे तो वो इफ्तिताह करने पर बिलीव नहीं करते, काम करने पर बिलीव करते हैं, तो इवन वो इफ्तिताह की तकरीब में कोई इवेंट नहीं होता, वो जाते हैं और फौरी तौर पर उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हमने जितनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इसको हम फॉलो कर सकें, लेकिन अगर कहीं कोताही हुई है तो मैं जेन्युइनली उसके ऊपर आपके साथ खड़ा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। जी जी सुपर हाईवे पे वहां पर बैनर सूबाई ट्रांसपोर्टर भी इनके साथ थे कि ट्रांसपोर्ट खोली जाए, तो ये फैसला किसको करना है? दूसरा ये कि एहतजाज की जो सरबराही कर रहे थे या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसके ऊपर कि देखें, ये एहसास उन लोगों को होता है जो जेन्युइन अवामी नुमाइंदे हों, जो अवाम में बैठे हों, एक्चुअली उनको एहसास होता है अवाम की तकलीफ़ का। जिस साहब की आप बात करें उसको तो मेरे ख्याल में कराची का कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कब कराची आया था, मुझे नहीं पता,
और ये भी एक बहुत बड़ा बस अलमिया है कि कराची की नुमाइंदगी वो कर रहा है। इस तरीके से नुमाइंदगी की जाएगी, लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है इस तरीके से। जब अस्पताल भरेंगे तो वो आदमी नहीं खड़ा होगा, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खड़ी होंगी, सिंध हुकूमत खड़ी होगी। ज़रा थोड़ा सा इनको मैं समझता हूँ एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है। जी ये ज़िया कुरैशी साहब, ये खातून, बल्कि खातून का पहले कर लेना जी आप जी जी। ये अभी देखिए ना, यही वो प्रॉब्लम है कि अभी आपके सामने सवाल पूछा गया है कि एहतजाज कैसे किया जा सकता है। नेचुरली उसके अंदर फिर सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ों को आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को फॉर द टाइम बीइंग रोका हुआ था, उसको स्टॉप किया हुआ था, क्योंकि हम एक्चुअली अगर आप पिछले 5 माह देखेंगे तो हमारी आपको सियासी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आएंगी। भुट्टो साहब की बरसी, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी इवेंट होता है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंसिल कर दिया था और उसको सादगी से खामोशी के साथ मनाया गया था, कुरान खानी करके कोई जलसा नहीं किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जेन्युइनली समझती है कि जिस बारे में हम लोगों को कह रहे हैं कि ये चीज़ फॉलो करो, वो हमें खुद भी फॉलो करने की ज़रूरत है। जी ये करके पंद्रह अगस्त को कोई स्कूल सूबा सिंध में तो नहीं खुलेगा। ये कोई स्कूल, मैंने तो कह दी ना, कोई स्कूल, ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट की सरबराही में किया जा चुका है। वज़ीर तालीम इस हवाले से ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं और मैं समझता हूँ कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो लोग इस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ब्लैकमेल नहीं होगी। जी गवर्नमेंट भी यही करने जा रही है, इसलिए पेशेंट जो है वो 1,13,000 है, लेकिन रिकवरी 93,000 तक पहुंच गई। कुछ सदाकत है इस बात में? टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से माजी में सिंध हुकूमत ने टेस्टिंग को अग्रेसिवली आगे बढ़ाया था, हम उस तनासब को हम लोग ऑन एन एवरेज 12-12,500 टेस्ट कर रहे थे। पिछले 2 रोज़ में ये टेस्ट 8,000 तक आ गए और वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर 2-4 हमें और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लोग थोड़े से टेस्ट करते हुए घबरा रहे हैं, थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि उनको घबराहट होती है कि अगर टेस्ट होगा तो कहीं हमें ज़बरदस्ती उठा के नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में ये कहा था कि टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट करी और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे हम उनको इनकरेज करते हैं आप घरों पर रहें। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि टेस्टिंग का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये चीज़ भी मानने की ज़रूरत है कि एक ज़माने में सूबाई सिंध के अंदर जो पॉजिटिव केसेस का तनासुब था वो 28 से 30% था, जो कि पिछले एक हफ्ते में गिर के 11-12% पे और कल जो है वो 8%, गालिबन 8.5% था। तो ये भी एक हकीकत है कि बेशक आप टेस्टिंग कम भी अगर करते हैं तो तनासुब तो चेंज नहीं होगा ना। तो ये शो करता है कि कुछ बेहतरी कोरोना वायरस के हवाले से आई है। इसके अंदर जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हमने इस टाइम में अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बिल्डअप किया। आपने देखा हमने एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी को एक बेहतरीन एचडीयू में कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा हमने लियारी जनरल हॉस्पिटल को, सर्विसेज हॉस्पिटल को, सिविल हॉस्पिटल को, हमने कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो डाउ के साथ 50 बेड फैसिलिटी इस्टेब्लिश की और जो पाकिस्तान का पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट ने कायम किया है वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ हमने इस टाइम का फ़ायदा उठाया अपनी हेल्थ केयर को रिवैम करने के लिए, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए। और इंशाल्लाह ये जो टेस्टिंग में थोड़ी सी एक कमी आई है इसको भी एक बार फिर हम अग्रेसिवली आगे बढ़ाएंगे। आखिरी बस सवाल यार, आखिरी बस ये आजिज ढामरा साहब नए, मुझे आज मेरे लिए इंफॉर्मेशन है।
नौजवान कैटेगरी से जवान कैटेगरी में आ गया हूँ। आजिज धामरा साहब वहीं पे हैं। तो माशाल्लाह इनकी जो खिदमात या सियासी काविशें ये ख़ुद तो बयान नहीं करेंगे। जुल्फ़िकार शाह साहब भी आज से सियासत नहीं कर रहे हैं, 2 साल से तो MP हैं माशाल्लाह, और आप देख रहे हैं भरपूर तरीके से मुतारिक अंदाज से अपने हलके की भी नुमाइंदगी करते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की भी नुमाइंदगी करते हैं और अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो अफराद पर बिलीव नहीं करती है। पीपल्स पार्टी एक सोच का नाम है, पीपल्स पार्टी एक विजन का नाम है, एक फ़लसफ़े का नाम है। तो फ़लसफ़ा मेरे हाथ में हो, आजिज़ साहब के हाथ में हो, फ़िदा के, जुल्फ़िकार के, किसी के भी हाथ में हो, उस विजन को, उस फ़लसफ़े को इम्प्लीमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नज़र कोई भी आ रहा हो, काम हम सब करते हैं, हम PTI वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल बस, अच्छा SOP तैयार करना इशू नहीं है, SOP फॉलो करना इशू है। और चूंकि आपने खुद SOP फॉलो नहीं किया, मैं समझता हूँ आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। राइट। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको SOPs को यकीनी बनाने के लिए खुद उन SOPs को फॉलो करना होगा। जिस दिन यकीन जाने हमने काम शुरू कर दिया, दूसरे भी काम में फैज़ आखिरी करेंगे वो। मगर इस वक्त पूरी की पूरी काबीना जो है वो जनरेशन पर है, तो क्या पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे, सवाल कोई कानूनी कोई रास्ता नहीं इख्तियार करेगी, कोई अदालत दी जाएगी कि अदालत को ये आगाह किया जाए कि इतना बड़ा आपने इल्जाम लगाया है कि ये सिक्योरिटी रिस्क काबीना है मुल्क के लिए, तो सवाल तो कोई अच्छा एक मिनट, एक बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, आपने कहा ना कि आप पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। आपको याद होगा हमारे ज़माने में तो सुओ मोटो हो जाता था। तो मैं समझता हूँ ये भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ज़माने में तो हर चीज़ हो जाती थी। मतलब मैं खुद मुशीर था, आइनी एतबार से मुशीर था, हमें हटा दिया गया था माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में मुशीर थे, वफाक में मुशीर थे, सिंध वो वाहिद सूबा था जिसके अंदर मुशीरान को फारिग कर दिया गया था। आपको याद होगा ना। तो ये जो दोहरा मयार बार बार हमें फेस करना पड़ता है, ये हम ही फेस कर सकते हैं। आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। कानून बड़ा क्लियर है कि काबीना के अंदर डुअल नेशनल कैसे बैठ सकता है यार।